नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टीचर्स मंत्रा में। मैं दर्शन आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार। और आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित एक क्लास लेकर आए हैं जो कि पॉलिटिकल संविधान, मतलब जो हमारा संविधान है उससे संबंधित एक क्या है टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति। और इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इस टॉपिक को अगर हम आज पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से एक भी प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं। क्या इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। और ये क्लास जो रहेगी आपको, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होने वाला है विद इन 6 मंथ में, और उससे संबंधित हम ये क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। और राष्ट्रपति, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी जो संघ है, हमारा क्या जो है संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान जो दिया है वो कहां से कहां तक दिया है भाई? संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका जो होती है इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और हमारी संसद जो आती है। ठीक है भाई। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या? राष्ट्रपति। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति है, हमारा जो राष्ट्रपति है इसका जो प्रावधान जो दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक दिया है। कहां से कहां तक दिया है भाई? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक दिया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक दिया गया है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 52 किसके पद का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि देश में एक क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। देश में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा जो कि क्या होगा? देश का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। नंबर 1 क्या होगा भाई? संवैधानिक प्रमुख होगा, जो कि देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। तो राष्ट्रपति क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है भाई? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति क्या होता है? देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? देश का प्रथम नागरिक होगा। और ये क्या होगा? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति क्या है? देश का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का सर्वोच्च पद होता है। और यह देश के जो संविधान है उसका प्रमुख होता है। ये क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक। और दूसरा है ये, इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि देश का प्रथम क्या होता है? ये प्रथम नागरिक होता है। ये क्या होता है? ये फर्स्ट सिटीजन होता है ऑफ इंडिया। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये प्रश्न भी बार बार आता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है फिर? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश की जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, मतलब कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका भी प्रमुख कौन होता है? संघ की जो कार्यपालिका है उसका भी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है उसका प्रमुख भी? राष्ट्रपति होता है। चलिए, तो संघ की, तो हमने यहां पर 2 चीजें पढ़ी। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या होता है? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है भाई। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन अगर बात आ जाए यहीं पर
कि देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो अगर वास्तविक प्रमुख की अगर हम बात करें तो कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। इसका वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति ही हमारी जो क्या होती है, संसद होती है, उसका एक अभिन्न अंग भी होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग भी होता है। संसद में जितने भी अधिवेशन बुलाए जाते हैं या फिर उनका विघटन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 52 क्या बताता है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। देश में एक राष्ट्रपति होगा और किसी भी हाल में, मतलब कभी भी जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी रिक्त नहीं रहता है भाई, किसी भी समय रिक्त नहीं रहता है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी बात यह है कि जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और जो देश का क्या है? प्रमुख है। देश का क्या है? प्रमुख है। एक व्यक्ति है और वो देश का क्या है? प्रमुख व्यक्ति है। अब जो व्यक्ति देश का प्रमुख होगा भाई, तो क्या उसके पास पावर नहीं होगी? क्या उसके पास पावर नहीं होगी? क्या होगी या नहीं होगी? जो व्यक्ति देश का क्या है? प्रमुख है। जो व्यक्ति क्या है? देश का प्रमुख है, तो उसके पास पावर भी होगी, शक्तियां होंगी नहीं हुई। ये तो एक स्वाभाविक बात है। जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई पद होता है तो उस पद से संबंधित उसके पास क्या होती है? कुछ पावर्स होती हैं, होती है नहीं होती है? तो वो जो पावर्स हैं वो किसके पास होंगी? वो वैसी ही सेम पावर किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास भी होंगी। सपोज दैट एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और ये क्या है? ये है प्रेसिडेंट। ये क्या है? प्रेसिडेंट है। ये क्या है भैया? प्रेसिडेंट है ये। अब एक व्यक्ति को एक पद दिया गया जिसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति। अब एक पद जब दिया गया तो इसका मतलब इसको कुछ शक्तियां भी दी गई होंगी, इसकी भी कुछ ना कुछ पावर्स रही होंगी भाई, ठीक। चलिए, तो इनकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं भाई? राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं भाई। सिंपल सी बात है भाई। जब एक व्यक्ति है और उसको एक पद दिया गया है तो उसके पास पावर्स तो होंगी, और वो पावर्स किसके हैं? और वो पावर्स कौन सी है? संघीय शक्ति की पावर है। कौन सी? संघ की जितनी भी पावर्स होंगी वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब एक बात बताएं मुझे, एक व्यक्ति है, इसको पावर दी गई है। कौन? ए। अब ए व्यक्ति को क्या दे दी गई? पावर्स दे दी गई बहुत सारी। जो हमारी संघ है, हमारी एग्जीक्यूटिव, उसकी जो पावर जो उसको दे दी गई है, अब इन पावर का जो पावर्स हैं, क्या वो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा भाई? क्या वो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या ये सभी पावर का इस्तेमाल अकेला कर सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। कोई भी व्यक्ति, इतनी सारी पावर दी गई है, जो देश का क्या है? प्रमुख है, सबसे प्रमुख व्यक्ति है देश का, प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है, देश का प्रमुख है। तो अब उसको इतनी सारी पावर दी गई है, इसका अर्थात यह है कि वो उन पावर का खुद भी प्रयोग करेगा और अपने अधीनस्थ जो उसके जो सबऑर्डिनेट है उनसे भी उनका प्रयोग कराएगा। चलिए, तो बात करते हैं हम 53 का सेक्शन फर्स्ट। मतलब इसमें पहला जो पॉइंट है कि इन शक्तियों का प्रयोग, ये जो पावर जो दी है, ये जो पावर दी है, इन पावर का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है। अपने कौन से? अधीनस्थ जो होते हैं इसके अधिकारी, उनसे इनका प्रयोग कराता है। ठीक है भाई। तो इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों से प्रयोग करता है। तो ये जो पावर दी है, इनका प्रयोग वो किससे कराता है? अपने अधीनस्थ, उसके जो सबऑर्डिनेट हैं। और सबऑर्डिनेट कौन होता है इसमें? आप जान लें कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। कौन होती है? मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति की जो सबऑर्डिनेट है, राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो कौन है? मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद
74 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है। तो हमने अभी यहां पर क्या सीखा कि जो राष्ट्रपति के पास जो क्या है पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनका प्रयोग वो किससे कराता है? अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है। जैसे लाइक कौन कौन से जो मंत्री परिषद में जो होते हैं, हमारे जो मंत्री होते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी पहली पावर हुई। दूसरी पावर इसकी क्या है इसी में कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो राष्ट्रपति तीन सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। आप जानते हैं सब कि तीन हमारी क्या है? तीन प्रमुख हमारी सेना है जिन पे हमें पूरा गर्व है। जैसे कि जल सेना, हमारी थल सेना, इंडियन आर्मी जैसे आप नाम सुनते हैं, तो हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। तो ये जो व्यक्ति है इस समय जो प्रेजेंट है, मतलब जो राष्ट्रपति है, मतलब कि अभी कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये क्या होंगी? ये तीनों सेनाओं की क्या होंगी? सर्वोच्च कमांडर होंगी। क्या होंगी? ये तीनों सेनाओं की ये सर्वोच्च कमांडर होंगी। ठीक है भाई, क्या होंगी? तीनों सेनाओं की ये सर्वोच्च कमांडर होंगी। चलिए, तो ये तो हो गई इनकी कार्यपालिका शक्तियां। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 53, अब एक 54, अनुच्छेद 54। एक बात बताइए, अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में हमने अभी ये पढ़ा कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। क्या होगा? अभी हमने अनुच्छेद 52 में पढ़ा राष्ट्रपति का क्या होगा? पद होगा। ठीक, फिर हमने 53 में ये पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास क्या होंगी? कुछ शक्तियां होंगी, कार्यपालिका शक्तियां होंगी। ठीक है भाई, अब क्या होंगी? ये शक्तियां होंगी। अब एक बात बताएं मुझे, किसी व्यक्ति को एक पद दिया जा रहा है, ठीक, उसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। अब एक बात बताइए, जो उस व्यक्ति को जो पद दिया जा रहा है तो क्या उसका कोई एक प्रोसेस नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है भाई। छोटे से छोटी जो जॉब होती है, ग्रुप डी की जॉब के लिए भी, अगर हम एक कांस्टेबल के लिए जिसके हम ये तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं एक कांस्टेबल के लिए, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले वैकेंसीज आउट होती हैं, उसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद फिर एक डेट आती है, फिर हम एक उसका क्या देते हैं? फिर हम उसका पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद फिर हम उस पेपर को क्वालिफाई करते हैं और फिर उसके बाद हमारा फिजिकल होता है और फिर हम फाइनल में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही जब एक देश का ये एक ऐसा एक पद है, सर्वोच्च पद है, तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो एक प्रोसेस होगा भाई। तो इसके लिए क्या होता है? निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होगा। अब क्या होगा? इसका होगा निर्वाचन। इसका क्या होगा? इसका निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 बोले तो 54 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 54 हमको क्या बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, मतलब कि इसके निर्वाचन में कौन कौन इसको वोट डाल सकता है, कौन राष्ट्रपति को चुनेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो राष्ट्रपति है, इसके निर्वाचन में भाग लेने वाले, इसके निर्वाचन में पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं, भाग लेने वाले प्रतिनिधि, तो इसके निर्वाचन में कौन भाग लेता भाई? आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो किस तरीके से चुना जाता है और इसको कौन वोट डालता है, इसको कौन वोट डालता है। ठीक है भाई, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति है, देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, एक सर्वोच्च नागरिक है, तो उसको कौन वोट डालेगा आखिर, उसका चुनाव कौन करेगा, उसका निर्णय कौन लेगा, उसको कौन, ऐसे कौन से प्रतिनिधि होंगे जो राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के
संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो संसद के दो सदन होते हैं, आप जानते ही होंगे। भारतीय संसद के क्या हैं? दो सदन हैं। क्या हैं? दो सदन होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। मतलब कि भारतीय जो संसद है उसके दो सदन है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके कितने सदन है? दो सदन हैं, उसके दो हाउस हैं। पहला जो घर है उसका वो क्या है? वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। वो क्या है? राज्यसभा। तो संसद जो है हमारी, जो ये हाउस है हमारा, तो उसका जो पहला जो घर है वो क्या है? राज्यसभा है। पहला घर क्या है? राज्यसभा है, मतलब कि अपर हाउस। क्या है? अपर हाउस। दूसरा जो घर है उसका वो है लोकसभा। दूसरा जो घर है उसका वो है लोकसभा। ठीक है भाई, कौन सा है? लोकसभा। और इन दोनों घरों में जो रहने वाले जो लोग हैं, कोई ना कोई तो रहेगा जब घर है भाई, तो उस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? एमपी। कौन होते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमारी भाषा में बात करें सिंपल हिंदी में तो कौन होते हैं? ये सांसद। संसद के सदस्य। संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं भाई? सांसद कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें भाग, मतलब कि राष्ट्रपति को जो वोट जो करते हैं, राष्ट्रपति को जो मत जो देते हैं वो कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के कौन होते हैं? सदस्य होते हैं। मतलब वो कौन होते हैं? वो होते हैं एमपी। कौन होते हैं? वो एमपी होते हैं भैया। कौन होते हैं? वो सांसद होते हैं भैया। ठीक है भाई, चलिए दूसरा और कौन भाग लेता है इसके निर्वाचन में? तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें और कौन भाग लेता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब आप ये समझेंगे भाई, अब आपको ये जानने की इच्छा होगी कि राज्यों की जो विधानसभाओं के जो ये सदस्य हैं ये कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं ये? तो देखेंगे हम। ये होते हैं बेटा एमएलए। ये कौन होते हैं? एमएलए। कौन होते हैं ये? एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि हम इनको बोलते हैं विधायक। कौन होते हैं भाई? ये विधायक जी। कौन है ये? विधायक जी। ठीक है, तो यहां पर और कौन वोट डालता है? सभी राज्यों के विधायक जी भी यहां पर वोट डालते हैं। मतलब 28 राज्य हैं और 28 राज्यों के सभी विधायक राष्ट्रपति जी को क्या करते हैं? वोट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तीसरा और भी कोई इसमें भाग लेता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल लेते हैं। तो अगर हम बात करें, क्योंकि आप पता है आपको कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत में स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो क्या भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको वोट करने के लिए यूनियन टेरिटरी का भी हिस्सा होता है क्या कुछ? तो बिल्कुल होता है जी। तो 70वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन भैया? 70वां संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन 1992 1992। तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया? एक प्रावधान किया गया कि अब दिल्ली और पांडिचेरी, कौन से भाई? दिल्ली और पांडिचेरी, ये दोनों क्या हैं? संघ शासित प्रदेश है। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य। इस शब्द पे बहुत ध्यान देना है भाई। निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। क्या लेंगे? राष्ट्रपति निर्वाचन में ये भाग लेंगे। तो हमने ये जाना कि जो राष्ट्रपति जो होता है उसको कौन कौन वोट कर सकता है। तो सबसे पहले ये कौन? कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
एक शब्द क्या है हमारा, निर्वाचित। क्या है, निर्वाचित। ये जो निर्वाचित शब्द है इसका हमें बहुत ध्यान रखना है भाई, कि कौन होते हैं निर्वाचित। मतलब कि ये जो निर्वाचित, ये जो है सदस्य, सांसद और विधायक, सांसद और विधायक, इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज ये कि जो राष्ट्रपति जो होता है, इनका जो चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वो होता है इनडायरेक्ट तरीके से। चुनाव दो तरीके से होते हैं भारत में, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो ये कैसे होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अभी हम इसकी रीति पढ़ेंगे, मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन की, ठीक है भाई। तो हम इसका मैनर पढ़ेंगे, अभी रीति पढ़ेंगे। अनुच्छेद 55 में दे रखा है वो कि इसकी क्या रीति होगी, जिसका क्या बेसिस होगा, किस प्रकार से जो आपके जो राष्ट्रपति जी हैं उनका चुनाव होता है। तो हमने इसमें यह जाना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सदस्य बोले तो कौन, सांसद, सदस्य बोले तो कौन, सांसद, मतलब कि एमपी इसमें भाग लेंगे। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि कौन, विधायक जी, ये विधायक जी भी भाग लेंगे। दूसरा, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ भैया। और इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के विधायक भी इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो हमने जाना कौन कौन इनको वोट डालते हैं, ये लोग इनको वोट डालते हैं भाई, ठीक। इसका मतलब, अर्थात इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में, राष्ट्रपति जी के पद के लिए भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से मत नहीं डालती है। तो हम प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन इसका अर्थात मतलब यह है कि भारत की जनता चुनती है किसको, संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को। भारत की जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से संसद के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों को। और संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, भाई, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 55 बताता है कि निर्वाचन की रीति क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि पद होगा, एक पद मिलेगा किसी व्यक्ति को तो पावर्स आएंगी। अब वो पद लेने का जो प्रोसेस होगा, तरीका जो होगा वो हमने पढ़ लिया। उसका तरीका क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है। अब उस निर्वाचन का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होगा ये जानेंगे हम। तो वो क्या होती है, इसकी रीति क्या होती है भैया, वो होती है एकल संक्रमणीय हस्तांतरित आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित आनुपातिक पद्धति। कौन सी पद्धति होती है भैया, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, मतलब एकल संक्रमणीय हस्तांतरित आनुपातिक पद्धति होती है। ये किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए होती है ये। तो बेस क्या है इसका, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। अच्छा, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये होती है। आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है, जैसे कि ध्यान देंगे इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो वोट जो पढ़ते हैं, ये जो मत जो पढ़ते हैं, एकल संक्रमणीय तो होगा ही होगा, और यहां पर क्या होगा भैया, गुप्त मतदान होगा। कैसा मतदान होता है, ये गुप्त मतदान होता है। ये इसको हम दिखाते नहीं है कभी किसी को हम किसको वोट कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का जो मतदान होता है कैसे होता है, गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति गुप्त मतदान के आधार पर होता है। और देखो हस्तांतरण का मतलब क्या है इसमें, ये देखेंगे हम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति क्या हो रहे हैं, इस यहां पे ये खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में। चलिए, तो जब ये खड़े होंगे तो सबसे पहले मान लीजिए
चार मेंबर्स हैं सपोज दैट, तो पहले पे इसने माना एक ये, और फिर किसी ने चुना के इसको ये किस नंबर पे, तीसरे पे ले लें या दूसरे पे ले लें, और ये चौथे पे ले लें हम इसको। फिर इसको भी इसने ए पे चुन लिया, फिर मान लो इसने इसको 2 पे चुन लिया, इसने 3 पे, और इसने 4 पे चुन लिया। ठीक, तो इसका मतलब इसमें यह नहीं होता कि अग्रता ही विजेता। जब हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराते हैं, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वहां होते हैं, वहां पर क्या होता है, अग्रता ही विजेता होगा, मतलब जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही विजेता होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं होता कि जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही होगा। यहां पर क्या होगा कि यहां पर कैसे वोट करना होता है, वरीयता क्रम में वोट देना होता है, हमें वरीयता क्रम में वोट देना होगा। वरीयता क्रम में हमें क्या करना होता है, वोट देना होता है। वरीयता क्रम में मत देंगे हम इसमें, ठीक है भाई। कैसे क्रम में देंगे, वरीयता क्रम में मत देंगे। जैसे कि मैं हूं, मैं अगर ए जो व्यक्ति है इसको मैं पहले नंबर पर चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भैया ये प्रेसिडेंट बने, तो मैं इसको ए नंबर पर मैंने इनको चुन लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब वो जो एक दूसरा जो व्यक्ति आ रहा है वो चाह रहा है कि भैया मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि 3 नंबर पे, फिर दूसरा तीसरा चाह रहा है 2 पे, फिर चाह रहा है वो 4th पर। लेकिन फिर मैंने वोट डाला, फिर भी मैंने कहा कि भैया, और यहां भी मैंने कह दिया कि बी वाला भी 1 नंबर पर होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो हमेशा यहां पर ये जो व्यक्ति है जिसको वरीयता क्रम में जो इसको ये जो वोट मिल रहे हैं, इस व्यक्ति की क्या होगी, विजय होगी। क्या इसमें ऐसा हो सकता है भाई? तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बार प्रेफरेंस दिया गया होगा, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बार क्या दिया गया होगा, प्रेफरेंस दिया गया होगा, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, इसमें विजेता कहलाएगा। हालांकि ये इसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके निर्वाचन की जो ये जो रीति है, इसकी जो पद्धति है जिसका हम प्रयोग करेंगे, ये इसके लिए हमें बहुत कम से कम 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर चाहिए होगा, तब जाकर हम इसको पूरी तरह से डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन इतना आपको याद रखना है जहां से ये क्वेश्चन बनता है कि इसके निर्वाचन की जो रीति है वो क्या है, वो रीति क्या है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित आनुपातिक पद्धति और गुप्त मतदान। कैसे होगा, गुप्त मतदान होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में क्या दिया, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान दिया है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक बात बताएं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति को एक पद दिया गया, पद जब उसको दिया जाता है तो हमने पहले पढ़ा पद दिया गया, फिर सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा उसको शक्तियां दी गई, फिर हमने थर्ड नंबर पर यह पढ़ा कि उसको जो पद दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए चुनाव होगा, उसके लिए क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो हमने पढ़ ली अनुच्छेद 55 में होगी। ठीक, अब उसको पद दे दिया गया, तो इसका मतलब पद का मतलब ये नहीं है कि एक बार उसको पद दे दिया कि वो हमेशा जीवन पर्यंत वो पद उस पर चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब उस पद का एक समय सीमा होगी, उसका एक कार्यकाल होगा कि भैया ये जो व्यक्ति है इसको ये पद दिया जा रहा है, ये पद कितने समय तक के लिए इस पर बना रहेगा। चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो अनुच्छेद 56 बताता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, कार्यकाल का प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब अपनी क्या ले लेता है, शपथ ले लेता है, उस पद पर विराजमान हो जाता है, तो वो कितने वर्षों तक बना रहेगा। तो कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है भैया। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, केवल 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। क्यों, क्योंकि भारत में क्या है, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे देश का जो प्रमुख है वो कैसे चुना जाता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, कैसे इनडायरेक्ट तरीके से इसको चुन लिया जाता है। हमारे यहां पर क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। लेकिन जहां पर क्या है, राजशाही शासन है, वहां पर चुनाव नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा, तो इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी, जब तक कि इसका उत्तराधिकारी चुनकर ना आ जाए, जब तक कि इसका उत्तराधिकारी चुनकर ना आ जाए, चुनकर ना आ जाए। तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक इनका उत्तराधिकारी चुनकर ना आ जाए। ठीक है भाई, तो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा, थर्ड पॉइंट ये भी है कि भैया एक बात बताएं, क्या 5 साल पूरे हो गए तो क्या ये 6 साल तक भी रह सकते हैं, तो नहीं जी।
5 साल जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले ही आपको क्या कराने होंगे, चुनाव करा लेने होंगे। क्या करा लेने होंगे, चुनाव करा लेने होंगे, चुनाव करा लेने होंगे। ठीक है भाई, तो 5 वर्ष तक रह सकता है। आप इतना समझ लो कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति जी अपने पद पर कितने वर्ष के लिए विराजमान रहेंगे, केवल 5 वर्ष तक के लिए विराजमान रहेंगे और तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका कोई नया उत्तराधिकारी उस पद के लिए नहीं आ जाता है। ठीक, दूसरा भी हम पढ़ेंगे कि सपोज दैट राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाए तो उस पद पर कौन विराजमान होगा और किस तरीके से होगा और ये पद कब खाली होगा, किन कारणों से होगा। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका अर्थ यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार बन सकता है आखिरकार। ऐसा क्या संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है? तो इस बात को लेकर संविधान क्या है, मौन है। संविधान क्या है, मौन है कि भारत का जो राष्ट्रपति है एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए क्या है, संविधान मौन है भाई, संविधान क्या है, मौन है। लेकिन हालांकि हमने एक रीत चला दी क्या कि भारत, इसका अर्थात इसका मतलब हमने ये निकाल लिया है कि भारत में एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्या बन सकता है भारत में राष्ट्रपति? केवल एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक वो उसकी योग्यता रहे, जब तक वो उसकी योग्यता रखेंगे तब तक वो क्या बन सकते हैं, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे कि एकमात्र इसके एक उदाहरण रहे हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं भारत देश के। कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। वो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है भाई, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से कि जो यूएसए है, जो यूएसए है, तो यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो कितने बार बन सकता है? तो यूएसए में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। मैक्सिमम कितनी बार बनेगा? केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर जो व्यक्ति है अगर वो एक बार राष्ट्रपति बन गया, तो यूएसए की बात कर रहे हैं हम, तो वो केवल एक बार बन गया, फिर से एक बार और बन सकता है। मतलब वो कितनी बार बनेगा? केवल 2 बार बनेगा यूएसए में। लेकिन यही बात अगर कहां पर आ जाए, इंडिया में आ जाए, तो इंडिया में इसके लिए कोई प्रावधान, इंडिया के जो संविधान है उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। संविधान इस बात पर मौन है। इसलिए हमने क्या मान लिया है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी, अनंत बार भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं मतलब उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब देखिए भैया, सिंपल सी बात है भाई, एक व्यक्ति है, इतना बड़ा पद दिया जा रहा है उसको, जब पद दिया जा रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो योग्यताएं होनी चाहिए। अब एक कांस्टेबल के लिए भी एक क्या होती हैं, कुछ क्या होती हैं, उसके लिए भी कुछ उसकी योग्यताएं होती हैं, जैसे कि हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए व्यक्ति, 18 वर्ष की एज हो जानी चाहिए, मैक्सिमम एज का भी प्रावधान है और मिनिमम एज का भी प्रावधान दिया गया है। तो वैसे ही राष्ट्रपति जी के लिए भी क्या दी गई है? बहुत सारी योग्यताएं दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी योग्यताएं हो सकती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो ए जो व्यक्ति है उसको क्या बनना है? राष्ट्रपति बनना था भाई। तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसको देखेंगे। नंबर 1, उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक। पहला है कि भारत का नागरिक हो। भारत का वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ठीक है भाई, तो भारत का जो व्यक्ति क्या है? नागरिक है, वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि न्यूनतम मिनिमम कितनी? न्यूनतम 35 वर्ष की, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब जो व्यक्ति क्या कर चुका है? 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति क्या बनने लायक है भैया? राष्ट्रपति बनने लायक है। बनने लायक है। ठीक है भाई, तो आप देख लेना फिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आय प्राप्त कर चुका हो।
तीसरा पॉइंट यह है इसमें कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो पागल व दिवालिया ना हो। मतलब कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना है भाई वो पागल और दिवालिया ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए और वो देश का क्या निकाल दे, दिवाला निकाल दे। देश का क्या निकाल दे, वो दिवाला निकाल दे। इसलिए जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा वो व्यक्ति ना तो पागल होगा, मतलब वो विकृत चित्त नहीं होगा एकदम। जिसकी विकृत चित्त मतलब उसके मतलब क्या हो जाए, उसका मन शांत ना हो, मतलब वो व्यक्ति क्या हो, पागल हो थोड़ा, या फिर दिवालिया ना होना चाहिए। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक बात याद रखना आप हमेशा, क्या रख रहा है, केवल ये योग्यता रखेगा, बस क्या रखेगा, केवल योग्यता रखेगा। वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, क्या हो, योग्यता रखता हो। तो केवल क्या बोला गया है, योग्यता रखता हो, ना कि वो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है भाई। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि पहला कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति जो बनना चाह रहा है, जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, वो सबसे पहले क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसकी जो न्यूनतम आयु वो कितनी होगी, 35 वर्ष। मतलब कि वो उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 35 वर्ष से ज्यादा का होना चाहिए कम से कम। ठीक। दूसरा, तो भारतीय संविधान में न्यूनतम आयु का प्रावधान है, मैक्सिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। मैक्सिमम चाहे आप 70 के हो, चाहे 80 के हो, चाहे 100 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रावधान नहीं दिया गया। न्यूनतम आयु का प्रावधान दिया गया जो कितनी है, 35 वर्ष है। तीसरा पॉइंट क्या है कि वह व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए भाई। चौथा पॉइंट यह है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। केवल क्या हो कि लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो, बस केवल उस व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है ये, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसने, पागल और दिवालिया ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा अनुच्छेद 59 कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें, मतलब कि इसमें दिया है राष्ट्रपति के लाभ के पद का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्या दी हैं, शर्तें जो दी हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या दी हैं, जो शर्तें क्या होंगी, ये तो थी इसकी योग्यताएं। अब शर्त और हैं इसकी, क्या है भैया, शर्त और दे रखी है। जैसे कि शर्त, आप कांस्टेबल भी बनते हैं तब भी वहां भी ये एक शर्त होगी कि आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, जो भी हैं आप, ठीक। तो इसका मतलब अब अगर हम बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, दरोगा जी हैं भैया, ठीक है, दरोगा हैं, तो इसका अर्थ वो ये उनकी एक शर्त ये होती है कि आप उसी समय उसी कार्यकाल के दौरान किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस में आप क्या नहीं हो सकते, आप दरोगा नहीं बन सकते हैं, आप कांस्टेबल नहीं बन सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं तो आप राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल फिर नहीं बन सकते। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको वो पद पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब एक पद के साथ आप दूसरा पद धारण नहीं कर सकते, आप दूसरा अवैध पद धारण नहीं कर सकते हम, ठीक है भाई। तो एक पद, एक नौकरी और एक ही पद रहेगा। दूसरा अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको वो पद पहले त्यागना पड़ेगा। तो सेम शर्तें यहां भी हैं। अगर कोई व्यक्ति, तो पहला इसमें क्या है कि जो व्यक्ति क्या लड़ना चाह रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन चाह रहा है, तो वह व्यक्ति संसद व विधानमंडल, जो राज्यों में विधानमंडल जो होते हैं, राज्यों में विधानमंडल जो होते हैं भैया, तो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा।
जो व्यक्ति क्या लड़ना चाह रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जो व्यक्ति, वो क्या होंगे, संसद व किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो संसद का सदस्य ना ही विधानमंडल का वो सदस्य होगा। इसका अर्थात मतलब यह है कि ना तो वो सांसद होंगे और ना ही वो क्या होंगे, ना ही वो विधायक हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो पद धारण की तिथि से, पद धारण की तिथि से, तो पद धारण की तिथि से, पद धारण की तिथि से वह पद, जिस पद पर वो विराजमान थे, वह पद क्या माना जाएगा, वह पद रिक्त समझा जाएगा। भैया क्या समझा जाएगा, वह पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, तो वह पद क्या समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। इसका अर्थात मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद पर हैं तो उस पद के कार्यकाल के दौरान, उस पद के कार्यकाल के दौरान कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकते हैं। यह दिया है 59 में, यह पहली शर्त है उसकी कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो वह किसी दूसरे पद को धारण नहीं कर सकता। और भैया धारण करने की उसको कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। जब सर्वोच्च पद जब उनको मिल ही गया है तो वो दूसरा पद धारण करेंगे क्यों। लेकिन फिर भी क्या दे रखी है, इसकी यहां पर शर्तें दे रखी हैं, और ना ही वो किसी भी विधानमंडल और ना ही वो किसी भी संसद के सदस्य होंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो ये थी इनकी शर्तें। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, शपथ के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में क्या दिए हैं, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है भाई। किसका प्रावधान है, शपथ, ओथ। अब सीधी सी बात है भाई, देश का सर्वोच्च पद है, देश का क्या है, सर्वोच्च पद, प्रथम नागरिक। और जब कोई प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद है, तीनों सेनाओं का एक कमांडर है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रमुख है व्यक्ति, तो उसको शपथ तो लेनी होगी। एक कांस्टेबल बनेंगे आप तब भी आप क्या लेंगे, एक शपथ लेते हैं आप कि संविधान की हम शपथ ले रहे हैं। ठीक है भाई, जब शपथ लेंगे तो फिर क्या होगा, जब शपथ लेने के लिए इसीलिए हमको इन सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की जो शपथ है, तो इनको जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं भाई, तो राष्ट्रपति को जो शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। कौन, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो कौन होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो क्या कहलाएं, वो इनको क्या करेंगे, वो इनको शपथ दिलाएंगे। या तो ये इनको शपथ दिलाएंगे या फिर एक वरिष्ठतम न्यायाधीश, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। सपोज दैट ये बिजी हैं, तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा भाई, शपथ दिलाएगा। या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे इनको, या फिर कौन दिलाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने, मतलब इसमें कितने हो सकते हैं, 33+1 हो सकते हैं। कितने जजेस होंगे, 33+1। तो जो +1 है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो या तो वो दिलाएंगे या फिर 33 में से जो वरिष्ठतम होगा वो दिला देंगे इनको शपथ। ठीक है भाई, चलिए, तो इतना आप समझ गए कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे, इनकी क्या शर्तें होंगी और इनकी क्या योग्यताएं होंगी। नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 क्या बताता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसका अर्थ क्या है भाई, ऐसा क्यों। अब सपोज दैट एक बात बताएं हमें, एक व्यक्ति को क्या दिया गया, पद दे दिया गया। क्या दे दिया गया, पद दे दिया गया। अब जब एक व्यक्ति को पद दिया जा रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वह व्यक्ति उस पद का क्या कर ले, उस पद का क्या कर ले, दुरुपयोग कर दे। भाई
एक इतना उच्च पद दिया गया है किसी भी व्यक्ति को, इतना बड़ा एक महान एक पद दिया जा रहा है उसको, तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब यदि कोई ए, हमने अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ए के बारे में, ए राष्ट्रपति थे भैया। अब ए जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने क्या किया, संविधान का अतिक्रमण किया। उन्होंने क्या किया, संविधान का अतिक्रमण किया। तो पहला इसमें जो होगा वो क्या होगा, संविधान का क्या करने पर, अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर जब भी कोई व्यक्ति क्या करेगा, संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब समझते हैं, जब भी कोई व्यक्ति क्या करेगा, संविधान का अतिक्रमण करेगा। अतिक्रमण मतलब संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। यदि कोई भी राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति क्या संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अतिक्रमण करने पर क्या किया जाएगा, उनको उनके पद से हटाने का एक प्रावधान है। उनको उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया होगी। अब कोई व्यक्ति संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सपोज दैट, तो उसको उसके पद से हटाया जाएगा भाई। अब जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्या है उसका नाम, इम्पीचमेंट, मतलब कि महाभियोग। किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम लोग हैं, अब उनको पद से हटाना है वही, तो उनका एक अलग प्रोसेस होगा। लेकिन जो राष्ट्रपति जी हैं उनको उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, इम्पीचमेंट है, वो क्या है, महाभियोग है। तो अब ये प्रोसेस क्या होगा, तो राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, इसको देखेंगे हम। राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है और कब हटाया जाएगा, संविधान का अतिक्रमण करने पर। कब कब हटाया जाएगा उनको, संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाया जाएगा भैया। चलिए, तो इनको कौन हटा सकता है, इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। अब तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इसमें, नंबर 1 कि यदि सपोज दैट ए जो व्यक्ति थे, इन्होंने संविधान का क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, मतलब इन्होंने क्या संविधान का अतिक्रमण कर दिया, अब इनको इनके पद से हटाना है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 जो प्रोसेस होगा, सबसे पहला जो स्टेप जो लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि सबसे पहले 14 दिन पहले क्या दी जाएगी, इनको सूचना दी जाएगी। क्या दी जाएगी भैया, सूचना दी जाएगी। इनको सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ हम क्या लेकर आने वाले हैं, प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, और आप अपना क्या ढूंढ सकते हैं, आप अपना बचाव ढूंढ सकते हैं। आप अपना क्या ढूंढ सकते हैं, बचाव ढूंढ सकते हैं। तो 14 दिन पहले क्या दी जाएगी, इस बात की कि सूचना दी जाएगी, किसको, राष्ट्रपति जी को, कि आप अपना बचाव ढूंढ लें। फिर दूसरा, अब 14 दिन में अगर उन्होंने बचाव ढूंढ लिया तो एक अलग बात, अगर सपोज है वो नहीं बचाव ढूंढ पाते तो 15वें दिन, मतलब कि 14 दिन के बाद, कोई भी दिन, 15, 16 जो भी दिन होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत की जाएगी। मतलब कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद के कौन सदन है, 2 सदन है भाई, एक राज्यसभा और एक लोकसभा है। तो राज्यसभा और लोकसभा मतलब कि इनको पद से हटाने का जो प्रावधान है, जो ये जो प्रोसेस होगा वो किसी भी सदन में पेश किया है, मतलब किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। मतलब कि संसद के 2 घर हैं, 2 घर में से हम इसका जो प्रावधान है वो किसी भी हम सदन से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो संसद के किसी भी घर से इनको पद से हटाने का जो इंपीचमेंट, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, उसको हम शुरू कर सकते हैं। ठीक, सपोज दैट। और दूसरा ये कि चाहे हम लोकसभा से शुरू करें, चाहे हम राज्यसभा से शुरू करें, हमको जो भी सदस्य होंगे उनका 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य उपस्थित उस दिन जो होंगे, तो उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य क्या लेकर आएंगे, प्रस्ताव लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, अभी एक प्रपोजल लेकर आएंगे, एक प्रस्ताव लेकर आएंगे कि हम भैया किसको, ए को पद से हटाना चाहते हैं, ए को पद से हटाना चाहते हैं। और ये प्रस्ताव कब लाया जाएगा, 14 दिन के बाद लाया जाएगा। अब 14 दिन के बाद 1/4 सदस्य क्या लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए। क्या लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आते हैं। सपोज दैट लोकसभा में पेश हो रहा है, तो लोकसभा में अभी 545 सदस्य हैं वर्तमान में। सपोज दैट उस दिन 400 लोग क्या हुए, 400 लोग क्या हुए वहां पर उपस्थित हो गए, और इनका 1/4 सदस्य है, मतलब कि 100, मतलब कि 100 सदस्य, मतलब कि 100 सदस्य।
तो ये जो 100 सदस्य हैं, मतलब कि ये 100 सांसद कौन होते हैं? सांसद। अब ये 100 सांसद क्या लेकर आएंगे? प्रस्ताव लेकर आएंगे। किसका? राष्ट्रपति जी को उनसे पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक है भाई। अब ये प्रस्ताव आ गया, प्रस्ताव के बाद उसी सदन से, किस सदन से? लोकसभा से ही, लोकसभा से ही 2/3 विशेष बहुमत, 2/3 विशेष बहुमत उपस्थित व मतदान करने वाले, विशेष 2/3 विशेष बहुमत से ये क्या हो जाएगा? बिल पारित कराया जाएगा। यहां से क्या कराया जाएगा? विधेयक पारित करा लिया जाएगा। विधेयक को क्या करा लिया जाएगा? इसको पारित करा लिया जाएगा। क्या करा लिया जाएगा? पारित करा लिया जाएगा। पारित कराने के बाद ये फिर कहां जाएगा? फिर ये जाएगा राज्यसभा में, और यहां से भी इसको 2/3 विशेष बहुमत से पारित करा लिया जाएगा, और यहां से भी इसको 2/3 विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित करा लिया जाएगा। तो दोनों से विशेष बहुमत से इसको पारित करा लेंगे हम, और पारित कराने के बाद फिर इसके बाद ये किसके पास जाएगा? फिर ये जाता है किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास जाता है। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अपना जो इस्तीफा है, अपना जो इस्तीफा है वो किसको सौंप देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को सौंप देंगे भैया। तो ये बार बार पूछा भी जाता है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति जी को सौंप देते हैं, और उपराष्ट्रपति जी इस बात की सूचना, और उपराष्ट्रपति जी इस बात की सूचना, किस बात की सूचना? कि राष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, इस बात की सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है भाई। ये क्या अनिवार्य है क्या? ये जी बिल्कुल अनिवार्य है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि क्या 14 दिन पहले उनको क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। 14 दिन पहले हमने क्या दे दी? एक सूचना दे दी। 14 दिन के बाद प्रोसेस सेकंड स्टेप लाया जाएगा ये कि इस विधेयक को या तो लोकसभा या फिर इसको राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और जिस सदन से इसको पेश किया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को लेकर आते हैं, और फिर उसी सदन से इसको 2/3 विशेष बहुमत से इस बिल को पारित करा लिया जाता है। फिर इसके बाद ये दूसरे सदन में जाता है, मतलब फिर ये दूसरे घर में जाता है, और वहां से भी इसको 2/3 विशेष बहुमत से पारित करा लिया जाता है। फिर इसके बाद ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी इस पर अपनी सहमति देकर अपने सिग्नेचर कर देंगे, और अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंप देंगे। और उपराष्ट्रपति जी इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष जी को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष जी को देंगे भैया। तो ये प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, जहां तक है आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्या बताता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान करता है कौन? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या करता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा तक को भी वो क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि एक बात बताएं मुझे कि राष्ट्रपति जी क्या क्या कर सकते हैं? जो फांसी की जो व्यक्ति है, मतलब किसी व्यक्ति को फांसी हुई है, तो क्या वो उसको पूरे तरीके से माफ कर सकते हैं? हाँ भाई बताएं, क्या वो उसको पूरे तरीके से माफ किया जा सकता है, या फिर उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसको बदला जा सकता है? क्या क्या किया जा सकता है भाई? चलिए, तो नंबर 1 क्या किया जा सकता है? पहला यह है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा चुकी, क्या दी जा चुकी है? फांसी की सजा किसी व्यक्ति को दी जा चुकी, तो पहला यह है कि वो अल्पीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका अल्पीकरण। क्या कर सकते हैं? इसका अल्पीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका अल्पीकरण कर सकते हैं। सजा की जो प्रकृति है, सजा की जो प्रकृति है
उसको बदल सकते हैं। सजा की जो प्रकृति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सजा की जो प्रकृति है उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब कि इसका अर्थ मतलब यह है कि फांसी जो, जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या दी गई, फांसी दी गई है। क्या दी गई भैया, फांसी दी गई है। तो फांसी की सजा को यह किया जा सकता है कि उसको किसमें बदल दिया जाए, आजीवन कारावास में। किसमें बदल दिया जाए, आजीवन कारावास में बदल दें, आजीवन कारावास में बदल दें। या फिर उसका अल्पीकरण कर कर यह भी किया जा सकता है कि 5 वर्ष कर दिए जाए सजा के। कितने वर्ष कर दिए जाएं, 5 वर्ष कर दिए जाएं, या फिर 10 वर्ष कर दिए जाएं। या फिर तीसरा यह भी हो सकता है कि इनकी जो ये सजा है इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया, पूर्ण रूप से माफ कर दी जाए। तो राष्ट्रपति जी ये 3 काम कर सकते हैं यहां पर, पूर्ण रूप से माफ कर दी जाए। तो राष्ट्रपति कितने काम करेंगे यहां पे, 3 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि सजा का अल्पीकरण कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं, सजा का अल्पीकरण कर सकते हैं। दूसरा ये कि सजा की जो क्या है प्रकृति है उसको बदल सकते हैं, सजा की जो क्या है प्रकृति है उसको बदल सकते हैं। ठीक। और तीसरा क्या है कि सजा को पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं भैया। ठीक है भाई। तो इसका अर्थात मतलब यह है कि सपोज दैट किसी जो बी एक व्यक्ति था और उसको फांसी की सजा हो गई थी। क्या हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। किसके तहत, 72 अनुच्छेद 72। उसने कितने क्राइम कर दिए थे, 72 क्राइम कर दिए थे। कितने, 72 क्राइम कर दिए, 72 क्राइम। अब 72 क्राइम के तहत ही उसको क्या दी जाएगा, फिर अब फांसी की सजा दी गई। अब उसको माफ करेंगे कौन, राष्ट्रपति जी। लेकिन ये किसकी सलाह पर होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। ये जब मंत्रिपरिषद क्या देगी, लिखित सूचना देती है राष्ट्रपति जी को, तब राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। अपने विवेक के आधार पर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो नेक्स्ट, इतना आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। तो कुछ जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी हम कुछ जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या शक्ति है हमारी, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की क्या है, वीटो शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की जी को ऐसी पावर्स दी गई हैं जिन पे वो क्या कर सकते हैं, किसी भी साधारण विधेयक पर, मतलब कि संविधान संशोधन को छोड़कर या फिर किसको, विशेष बहुमत 368 वाले को छोड़कर किसी भी साधारण विधेयक पर वो क्या कर सकते हैं, अपनी अनुमति प्रदान कर सकते हैं। या फिर वो उस पर अपनी उस प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर वो उस प्रस्ताव पर ना तो अपनी अनुमति देंगे और ना ही उसे पुनः विचार के लिए भेजेंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो इसका पहला है, जैसे अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का प्रावधान है, तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियां दी गई हैं, तो 3 प्रकार की दी गई हैं। कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं इनको। 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है। कितनी, 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये तीनों जो वीटो शक्तियां हैं इनके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो नंबर 1 जो वीटो शक्ति है वो क्या है, पहली होती है इसमें कौन सी, हमारी पूर्ण वीटो। क्या होती है, पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो या फिर अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो, पूर्ण वीटो या फिर अत्यंतिक वीटो कहते हैं इसको, पूर्ण वीटो या फिर अत्यंतिक वीटो। दूसरी होती है हमारी निलंबनकारी वीटो। कौन सी, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। तो पहली थी हमारी अत्यंतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो, दूसरी हमारी निलंबनकारी वीटो, और तीसरी है हमारी कौन सी, तीसरी हमारी पॉकेट वीटो या फिर जिसे हम कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो। चलिए, तो पहली अगर हम बात करें पूर्ण वीटो की, किसकी बात कर रहे हैं हम, पूर्ण वीटो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण वीटो की बात कर रहे हैं। पूर्ण वीटो कह लें या फिर हम इसको कह लें अत्यंतिक वीटो कह लें, या फिर हम इसे क्या कह लें, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं इसको। इस शक्ति का प्रयोग कब किया जाएगा, जब मान लीजिए कोई एक विधेयक है, क्या है, साधारण विधेयक।
साधारण बिल दिया गया राष्ट्रपति जी को, साधारण विधेयक दिया गया, ठीक। धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक संविधान संशोधन में आता है, तो साधारण विधेयक है और राष्ट्रपति जी के पास गया वो, तो राष्ट्रपति सबसे पहले उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो सबसे पहले वो ये कहेंगे कि मना करेंगे, सबसे पहले अपनी अनुमति प्रदान नहीं करेंगे, मना कर देंगे उस पर। क्या कर देंगे? मना कर देंगे, कि मना कर देंगे कि मैं इस पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं करता हूं, मैं इस पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं करता हूं भाई, कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। तो पहले पे वो क्या कर देंगे? मना कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देंगे। दूसरी जो है हमारी निलंबनकारी ब्यूरो, या फिर हमारी, इसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन ब्यूरो कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन ब्यूरो कहते हैं। इसमें क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी उस विधेयक को पुनः निर्माण के लिए भेजेंगे, पुनः विचार के लिए, सॉरी, किसके लिए? पुनः विचार के लिए। तो पुनः विचार के लिए उनको भेजा जाएगा, पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए उस प्रस्ताव को एक बार भेज दिया जाएगा, ठीक है, पुनः विचार के लिए भेजा जाएगा। तीसरा जो आता है, अगर वो तीसरी शक्ति का प्रयोग करना चाहे तो इसका मतलब होता है पॉकेट वीटो। वो इस पर ना तो हां कहेंगे और ना ही इस पर वो ना कहेंगे, मतलब कि ना ही वो इसके विचार के लिए भेजेंगे, इसको वो क्या कर लेंगे? अपने पॉकेट में ही रख लेंगे, मतलब इस पर वो क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे पूरे तरीके से, पॉकेट में रख लेंगे इसको। किस में रख लेंगे? पॉकेट में ही रख लेंगे भैया, ठीक। क्या इन शक्तियों का प्रयोग किसी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है? तो जी हां, बिल्कुल किया गया है। कि जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें अत्यंतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो, अत्यंतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो, तो पूर्ण वीटो का जो प्रयोग किया सबसे पहले वो 1954 में, और 1954 में राष्ट्रपति जी कौन थे यहां पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था? एक विधेयक था बेटा, पेप्सू। कौन सा विधेयक था? पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन से संबंधित एक विधेयक था, जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साफ साफ क्या कर दिया? इस पर इनकार कर दिया कि मैं इस विधेयक से क्या हूं? इस विधेयक के मैं विरोध में हूं, इसके मैं खिलाफ हूं और मैं इस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं कर सकता हूं, ठीक। दूसरा जो हमारा सस्पेंशन वीटो पावर, मतलब कि पुनः विचार के लिए एक बार उसको भेजा जाता है। तो 1991 इनका प्रयोग 3 लोगों ने किया है इसका, एक तो 1991 में, और एक 1997 में, और एक 2006 में। 1991, 97 और 2006 में किया गया। सबसे पहले 1991 में जो किया गया वो किसने किया इसका प्रयोग? हमारे कौन थे? 1991 में हमारे थे वीटी, जो प्रधानमंत्री हमारे, इन्होंने, सॉरी कौन, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया सबसे पहले। फिर 1997 में हमारे के आर नारायण ने इसका प्रयोग किया। के आर नारायण ने इसका प्रयोग किया। फिर 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इनका प्रयोग किया था। तो 1991, 97 और 2006 में इन 3 लोगों ने इसका प्रयोग किया। तीसरा जो है हमारा वो क्या? पॉकेट वीटो। वो क्या है हमारा? पॉकेट वीटो है। क्या है हमारा? पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया गया वो 1986 में किसके द्वारा किया गया? ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह जी ने डाक अधिनियम पर, किस पर? डाक अधिनियम पर इसका प्रयोग किया था। किस पर किया था? डाक अधिनियम पर किया था। चलिए यहां पर एक मिस्टेक है, इसको जरा हम संभाल लेते हैं, देखेंगे। यहां पर जो ये है ना, ये बीटी, यहां पर क्या है? वेंकट रमन है। कौन है भैया? वेंकट रमन। सही से एक बार नोट कर लेंगे इसको फिर से, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। वेंकट रमन, क्या है? वेंकट रमन। और फिर है के आर नारायण, फिर है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक। वेंकट रमन, के आर नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम जी, 3 लोगों ने सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया। और एक व्यक्ति हैं ज्ञानी जेल सिंह जी, 1986 में। इन्होंने किस पे किया था? डाक अधिनियम पर। ये बहुत पूछा जाता है, ये और ये पहला वाला पेप्सू पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया।
और एक 1986 डाक अधिनियम ग्याली जैन सिंह ने किया था इस पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में। इसकी नेक्स्ट शक्ति है राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो देखिए। तो नेक्स्ट शक्ति क्या है इसकी, नेक्स्ट शक्ति देखेंगे कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान दिया किसमें, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में क्या दिया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है भैया। क्या दिया गया, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है इसमें कि राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी कब किया जाएगा, आखिर कब किया जाएगा ऐसा ये जान लेते हैं सबसे पहले। अध्यादेश जारी जब किया जाएगा जब पूछा जाता है कब किया जाता है, जब संसद के सत्र ना चल रहे हों, जब संसद के सत्र ना चल रहे हों, कि सत्र ना चल रहे हों, जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, मान लो जब संसद का जो अधिवेशन है वो ना हो रहे हो सॉरी देखो, तो जब संसद के सत्र ना चल रहे हो तो उस दौरान क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति जी द्वारा क्या किया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। अध्यादेश भी उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून करता है, उसी तरीके से सेम अध्यादेश कार्य करता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के द्वारा पेश किया जब जारी किया जाता है तो यह 42 दिन, कितने दिन, 42 दिन, 42 डेज, 42 दिन या 6 सप्ताह, 42 दिन या फिर 6 सप्ताह तक ये क्या रहता है, या फिर ये 6 सप्ताह तक जारी रहता है, 6 सप्ताह तक क्या रहता है, प्रभावी रहता है। ये 6 सप्ताह तक ये क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। सपोज दैट राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी किया, मतलब कि संसद के अब सत्र नहीं चल रहे हैं, सपोज दैट कोरोना काल आया तो उस समय संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, तो उस दौरान यदि कोई विपत्ति आती है और राष्ट्रपति जी को लगता है कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिससे कि जनता के हित हो सके, जनता के हित में बनाए जाएंगे ऐसे कानून, तो वो क्या करेंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे। क्या कर देंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे, जो कि कितने, 42 दिन तक, कितने, 42 दिन या फिर 6 सप्ताह तक ये लागू रहेगा। यदि इसको और आगे और बढ़ाना है आगे तो 2/3 विशेष बहुमत से इसको पारित कराया जाएगा। 2/3 विशेष बहुमत से इसको क्या करा लिया जाएगा, पारित करा लिया जाएगा इस 42 दिन के अंदर अंदर। अगर 42 दिन के अंदर इसको पारित नहीं कराया गया तो यह इसका प्रभाव 42 दिन के बाद 43 डेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसका प्रभाव केवल कितने दिन तक रहेगा, केवल 42 दिन तक रहेगा, 6 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद भी इसे और इसका प्रभाव अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत से, किससे, विशेष बहुमत से बिल पारित कराना होगा। किससे बिल पारित कराना होगा, विशेष बहुमत से बिल पारित कराना होता है हमको। ठीक है भाई, कैसे, किससे, विशेष बहुमत से। चलिए, और इसके लिए फिर इसको कितने बढ़ाया जा सकता है, 6 माह के लिए विशेष बहुमत से बिल पारित करने के बाद भी कितना, 6 माह के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि 6 माह और करें तो 6 माह के अंदर अंदर फिर दोबारा विशेष बहुमत से इसको पारित कर लिया जाएगा। और अगर हम चाहते हैं इसे और बढ़ाना है तो इसका मतलब प्रोसेस ये है कि 2/3 विशेष बहुमत से बिल पारित कर अगर हम इसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, इसका आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन बिना संसद की जो इसके अनुमोदन के इसको कितने दिन तक, 42 दिन तक इसको लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 143, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, ये था 123 में क्या है, अध्यादेश, क्या है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। फिर है 143, तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 या फिर 143 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जी किसी भी कानूनी मामले पर क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी और ना ही सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए बाध्य होंगे, दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये राष्ट्रपति चाहें तो उनसे परामर्श कर सकते हैं, ना चाहें तो उनसे नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनके परामर्श का जवाब दे सकता है, ना चाहे तो उनके परामर्श का जवाब नहीं दे सकता है। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 143 के तहत क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी मामले पर सलाह मशवरा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, चलिए तो हम बात करते हैं किसके बारे में, अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं हम। तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। कैसी, कौन सी आपातकालीन शक्तियां, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों के बारे में इनको प्रावधान दिया गया है। तो ये जो आपातकालीन ये जो शक्तियां हैं, इनका प्रावधान कहां से लिया गया भैया, जर्मनी के बीमर संविधान से। कहां से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से भारत में जो भारत के संविधान में जो आपातकालीन ये जो शक्तियां हैं, इनका प्रावधान लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। कहां से लिया गया, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। तो भारत में 3 प्रकार की क्या है, आपातकालीन शक्तियां हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें इनका प्रावधान कहां से लिया है हमने, जर्मनी के बीमर संविधान से हमने लिया है इसको, जर्मनी के बीमर संविधान से इसको हमने लिया है भैया। ठीक है भाई। चलिए तो ये तीनों प्रकार जो है हमारे, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी आपात शक्तियां हैं, नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति जी को 3 प्रकार की क्या है, आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो जानेंगे इनके बारे में। चलिए पहली है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। किसमें दिया गया है, 352 में दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। चलिए ठीक, अब सबसे पहले ये कि ये जो तीनों जो स्थितियां हैं, तीनों ये जो आपातकाल हैं, इनको लगाए जाने के कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे भाई। तो सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के क्या कारण हो सकते हैं, तो हम जानेंगे। आइए, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए क्या कारण होगा, मेन देखो इधर पहला क्या कारण होगा इसमें कि क्या हो जाए, कोई बाहरी शक्ति, जो बाहरी शक्ति है, कोई बाहरी शक्ति क्या कर दे, हम पे अटैक कर दे, बाहरी शक्ति क्या कर दे, आक्रमण कर दे। बाहरी शक्ति क्या कर देती है, आक्रमण, यदि हम पे क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है, तब उस कंडीशन में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कोई दूसरा देश हम पर क्या कर दे, अचानक से अटैक कर दे उस दौरान। दूसरा, युद्ध में शामिल होने पर, किसमें, युद्ध में शामिल होने पर, युद्ध में शामिल होने पर हम अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश से क्या हो जाएं, युद्ध में शामिल हो जाएं। और युद्ध में शामिल होने पर, युद्ध में शामिल होने पर दूसरा कारण। तीसरा कारण हम देखेंगे यहां पे, तीसरा कारण है देश में आंतरिक अशांति, देश में आंतरिक अशांति, देश में आंतरिक अशांति फैल जाने पर, देश में यदि क्या हो जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए, देश में आंतरिक अशांति फैल जाने पर, देश में यदि क्या हो जाएगी, आंतरिक अशांति फैल जाएगी, तो इस कारण भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जा सकता है, मतलब 3 कंडीशन में इसको लगाया जाएगा। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी, पहली होगी कि बाहरी शक्ति, कोई बाहरी शक्ति हम पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। मतलब कि शक्ति का इसका मतलब यह है कि दूसरा देश, जो दूसरा देश है, सपोज दैट ये है हमारा इंडिया और पास में हमारे क्या, चाइना है, क्या है, चाइना है, पास में क्या है हमारे, चाइना है। यदि चाइना क्या कर दे, यदि चाइना भारत पर क्या कर दे, अचानक से आक्रमण कर दे, क्या कर दे, अचानक से आक्रमण कर दे, तो उस दौरान भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर हम खुद अपनी मर्जी से इंडिया और चाइना का क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उस दौरान भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर क्या हो जाए भैया, देश में क्या फैल जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए, क्या फैल जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए, कि कोई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, कोई एक बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाए जिसको देश में क्या हो जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए। मतलब कि जो देश की जो जनता है
वो क्या हो जाए, विचलित हो जाए और देश में दंगा फसाद हो जाए। तो आंतरिक अशांति जब फैल जाएगी तो उस कारण क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। इसका मतलब कितनी बार लगाया जा चुका है, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, ध्यान देंगे। चलो, तो अब तक कितनी बार, 3 बार। तो उन तीनों के बारे में देखेंगे हम। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो लगा भैया कौन सा, 1962 में। कब लगा, 1962 में। भारत व चीन युद्ध, भारत और चीन के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, भारत व चीन युद्ध। भारत और चीन के युद्ध के समय क्या लगाया गया, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो वर्ष 1971 में, वर्ष 1971 में भारत व पाकिस्तान युद्ध, भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान लगाया गया। और तीसरी बार जो लगाया गया वो लगाया गया 1975 में। कब लगाया गया भैया, 1975 में लगाया गया। देश में आंतरिक अशांति फैल जाने पर, 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 आंतरिक क्या होगी, अशांति फैल जाने पर। तो 3 बार लगाया जा चुका है, कितनी बार, 3 बार लगाया जा चुका है देश में आंतरिक अशांति फैल जाने पर। तो अब तक 3 बार लगाया जाएगा। नंबर 1 1962 में, नंबर 1 1962 में लगाया गया, नंबर 1 1962 में लगाया गया। उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध। फिर 1971 भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। फिर उसके बाद 1975 देश में आंतरिक अशांति फैल जाने पर। ठीक है भाई। तो जब भी इस कौन लगाएगा, इसको राष्ट्रपति लगाएगा। तो राष्ट्रपति बिना संसद के अनुमोदन के, बिना संसद के अनुमोदन के, मतलब संसद इसको पारित ना कराने पर, अनुमोदन, राष्ट्रपति बिना संसद के अनुमोदन से इसको कितने समय तक लागू रखेंगे, मतलब जब राष्ट्रपति द्वारा जब लगाया जाएगा तो कितने समय तक लागू रहेगा। तो कितने समय तक रहेगा ये, केवल 2 माह तक। कितना, 2 माह तक ये लागू रहेगा। कितने तक, 2 माह तक ये लागू रहता है भैया। कितने माह तक, 2 माह तक ये लागू रहता है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए। तो 2 माह तक इसको लागू किया जाएगा संसद की बिना परमिशन के। अब इसको और आगे यदि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, बिल पारित करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से बिल पारित करना होगा। और पारित कराने के बाद इसको मैक्सिमम कब तक लगाया जा सकता है, तो मैक्सिमम कब तक लगाया जा सकता है, अनंत समय तक। कितना, अनंत समय तक इसको लगाया जा सकता है। मैक्सिमम अनंत समय तक, मतलब 6 महीने के 6 महीने के हिसाब से हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो मिनिमम 2 माह और फिर अनंत समय तक इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए, कौन करेगा ऐसा, कौन इसको करेगा, कौन, राष्ट्रपति जी करेंगे। 3 कारण से ऐसा होगा। और अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है, 3 बार लगाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें, अब हम दूसरी जो शक्ति आपातकाल, वो है हमारी क्या, राष्ट्रपति शासन। वो है हमारी क्या, राष्ट्रपति शासन। इसका प्रावधान किसमें दिया, अनुच्छेद 356 में दिया गया। अनुच्छेद 356 में क्या दिया, प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है। अब इसको लगाने का भी कोई ना कोई कारण रहेगा भाई। तो इसका कारण क्या होगा, जब क्या हो जाए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, फेल हो जाए। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए भैया, फेल हो जाए। फेल हो जाने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, जब राष्ट्रपति जी को यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, मतलब कि राज्य की जो सरकार है, मतलब कि जो राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक जो संवैधानिक ढांचा है, संविधान के तौर तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जो कि 1 माह के लिए, कितना, 1 माह के लिए ये लगाया जाएगा। फिर इसे
और फिर इसे फिर पारित कराना पड़ेगा और फिर इसे आगे हम और बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम इसे कितने समय तक, 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। कितना, मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है भाई। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया जाएगा, जब राज्य में क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, मतलब संबंधित राज्य की जो सरकारें हैं, जो सरकार है वो संविधान के तौर तरीके से कार्य ना करती हो, तब ऐसा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, नेक्स्ट है हमारा क्या, वित्तीय आपातकाल। क्या, वित्तीय आपातकाल 360 में किसमें दिया है, अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान करता है। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसको लगने का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो जब देश में, जब क्या हो जाए, जब देश में क्या हो जाए, वित्तीय स्थिति आ जाए, मतलब जो वित्तीय स्थिति है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, वित्तीय स्थिति क्या हो जाए, खराब हो जाए, वित्तीय स्थिति क्या हो जाए, खराब हो जाए। जब देश का क्या हो जाए, खजाना खाली हो जाए, जब देश का क्या हो जाए, खजाना खाली हो जाए, खजाना क्या हो जाए, खाली हो जाएगा, तब उस दौरान क्या होगा, तब उस दौरान क्या हो जाएगा भाई, देश में क्या लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। और ये जो वित्तीय आपातकाल है वो राष्ट्रपति बिना संसद के अनुमोदन के कितने समय तक, 2 माह तक, कितना, 2 माह तक इसको लगा सकते हैं। तो 2 महीने तक इसको बिना संसद के अनुमोदन के लगाया जा सकता है, बिना संसद के अनुमोदन के। ये आपको याद रखने पॉइंट कि जब संशोधन के अनुमोदन के, बिना संसद के अनुमोदन के, बिना संसद के अनुमोदन के, बिना संसद के अनुमोदन के कितने महीने, 2 माह तक लगाया जा सकता है। और मैक्सिमम इसका क्या है, अनंत समय तक। मैक्सिमम क्या है, कोई समय सीमा नहीं है, मतलब अनंत समय तक इसको लगाया जा सकता है। मैक्सिमम क्या है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है इसकी भी। ठीक है भाई, कोई समय सीमा नहीं है इसकी भी। तो मिनिमम 2 माह तक के लिए और मैक्सिमम इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कब लगाया जाए इसको, जब देश में क्या आ जाए, आर्थिक संकट हो जाए, जब वित्तीय संकट आ जाए इसमें, जब देश का खजाना खाली हो जाएगा, तो उस दौरान इसको वित्तीय आपातकाल लगाएंगे राष्ट्रपति जी। और यह जो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान दिया गया है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया है हमने, यूएसए के संविधान से लिया है। कहां से लिया है हमने, यूएसए के संविधान से लिया है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। पूछा यह जाता है बार बार यहां से एक प्रश्न ये बहुत बार बनता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है, कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है। तो देखेंगे अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब तक भारत में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आया है। अभी तक भारत में क्या नहीं आया, अभी तक एक बार भी आर्थिक संकट नहीं आया। तो अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया, एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है भाई। चलिए, तो हमने तीनों इसकी क्या पढ़ ली, आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। और ये कहां से ली गई थी, जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई थी। और ये कितनी है, 3 शक्तियां हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, इसका प्रावधान 352 में है। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन, इसका प्रावधान 356 में है। और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रावधान 360 में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। अब देखो, एक सर्वोच्च पद है, हमने पीछे पढ़ा अभी कि देश का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक, इतनी सारी पावर्स दी हैं कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां इसमें समाहित होती हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसके निर्वाचन के बारे में हमने बात की, इसकी नियुक्ति के बारे में नियुक्ति के बारे में बात की हमने। फिर अब हम बात करेंगे ये कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास किस किस की नियुक्ति करने की पावर दी गई है, कि राष्ट्रपति किस किस व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री जो कौन होते हैं, वास्तविक प्रमुख होता है। देश का कौन होता है, वास्तविक प्रमुख। तो देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति देश के वास्तविक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
ठीक है भाई। दूसरा, प्रधानमंत्री के बाद जो अन्य मंत्री होते हैं 75 के सेक्शन फर्स्ट में, उसके अलावा अन्य मंत्री होंगे, उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाएगी वो भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। ये किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 76 में। किसमें है भैया? ये है आपका किसमें? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह देश का क्या होता है? यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक, फिर है नेक्स्ट हमारा राज्यपाल की नियुक्ति। फिर किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति भी। ये संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? 155 के तहत राष्ट्रपति राज्य की राज्य के जो क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भाई। ठीक, फिर अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका अर्थात इसका मतलब यह है कि भारत के जितने भी क्या हैं उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उनके सभी जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति। जितने भी, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न आयोग हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग हो गया और SC ST आयोग हो गया, जनजाति आयोग हो गया, और इन सब के अध्यक्ष की नियुक्ति नीति आयोग हो गया, इन सब के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है भाई। तो दोस्तों टीचर मंत्रा आपके लिए लेकर आया है क्या? एक ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 बैच लेकर आया है, जो कि किसके लिए होंगे? उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस कांस्टेबल के लिए होंगे। और इस बैच का नाम होगा प्रयास बैच 2.0 है, जो कि आपका 29 फरवरी 2024 से क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है भाइयों। और इसमें आपको प्रत्येक दिन क्या मिलती हैं? 4 घंटे की डेली क्लासेस मिलती हैं आपको, और 20 आपको ऑफलाइन मोड पर क्या मिलेंगे? आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसमें आपको ऑनलाइन बैच का सपोर्ट भी आपको मिलेगा इसमें। ठीक, दूसरा आपको क्या है इसमें कि कंप्लीट नोट्स जो कि आपके हैंड रिटन होंगे, और आपके सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, और आपको वो हार्ड कॉपी भी उसकी मिलेगी। तीसरा क्या है आपका कि इसमें इसमें आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे ये। और इसकी हमने एक और क्या किया इसमें कि स्पेशल डाउट क्लास भी इसमें हमने स्टार्ट किया हमने। और इससे संबंधित, इस बैच से जुड़ने से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9494584562 पर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑनलाइन बैच के बारे में बात करते हैं। तो टीचर्स मंत्रा आपके लिए एक और नया बैच लेकर आया है, जिसका नाम क्या है? प्रयास बैच 2.0 लेकर आया है। प्रयास बैच 2.0 लेकर आया है, और जो कैसे रहेगा? ऑनलाइन मोड पर रहेगा। और इसकी क्लासेस जो है कब से स्टार्ट होने वाली हैं? 7 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। 7 मार्च से इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और इसमें आपको क्या मिलेंगी? डेली आपको क्या मिलेंगी? लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपको क्या मिलेंगी इसमें? डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको इसमें। और आपको क्या मिलेंगी? और वो रिकॉर्ड क्लास भी होंगी, और वो आपकी लाइव क्लास भी होंगी, जिसमें आपको 100 क्या मिलेंगे? आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आपको 20 ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें डाउट सेशन भी रहेगा आपका इसमें, और क्लास नोट्स की जो PDF है वो भी आपको मिलती रहेगी। और क्या मिलेगा इसमें? आपकी एक्सपीरियंस, आपकी जो इसमें जो फैकल्टी जो रहेगी उसको 5-5, 10-10 साल का अपने क्षेत्र में पढ़ाने का क्या है? अपना एक एक्सपीरियंस है उसमें। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका जो एक ऑफर चलाया है हमने, कब तक के लिए? 5 मार्च तक के लिए। कब तक है ये? 5 मार्च तक। अगर आप इस बैच को आप लेते हैं तो ये आपको मिलेगा मात्र 399 रुपए में मिलेगा। और अगर 5 मार्च के बाद यदि आप इस बैच को लेते हैं तो फिर आपको ये मात्र 599 में मिलेगा आपको। तो जुड़ना ना भूलें, जल्दी से हरी अप करिए, और जल्दी से इस बैच से आप क्या कर लीजिए? आप इस बैच से आप जुड़ जाइए, और अपनी जो तैयारी है उसको एक अहम आयाम, और अपनी एक कांस्टेबल के एक पद को सुनिश्चित करने के लिए आप इस बैच से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।